नमस्कार और स्वागत है हमारी आज की इस खास चर्चा में। नमस्कार। नमस्कार। आज हम सितंबर 2025 के दूसरे हफ्ते मतलब 8 से 14 सितंबर इसके बीच जो कुछ अहम और दिलचस्प घटनाएं हुई उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, काफी कुछ हुआ है इस हफ्ते। हमारी ये जो बातचीत है ये एग्जाम चर्चा, यूपीएससी पॉइंटर्स और ऐसे ही कुछ और समसामयिक मामलों के स्रोतों पर आधारित है। और देखिए, हमारा मकसद सीधा सा है, इस हफ्ते की जो बड़ी खबरें रहीं, चाहे वो समाज से जुड़ी हों, पर्यावरण से या फिर तकनीक, रक्षा, राजनीति, उनके पीछे का मतलब क्या है उसे समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, क्या चल रहा है दुनिया में उसको डिकोड करना। हाँ, तो चलिए एक दिलचस्प पॉइंट से शुरू करते हैं, जैसे नेपाल में युवाओं का वो जबरदस्त विरोध प्रदर्शन, या फिर उधर अल्बानिया में दुनिया की पहली एआई मंत्री। कितना विरोधाभास है। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। ये हफ्ता ना जानकारी के लिहाज से काफी घना था और इसमें विविधता भी बहुत थी। सही। और ये जो अलग अलग घटनाएं हैं ये असल में कुछ बड़े ट्रेंड्स की तरफ इशारा कर रही हैं, मुझे लगता है। जैसे कि भाई युवाओं में एक तरह का संतोष बढ़ रहा है, या फिर टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, और पर्यावरण की चिंताएं तो हैं ही। बिल्कुल। तो सबसे पहले नेपाल की ही बात कर लेते हैं। पड़ोस में जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। हाँ, वो तो था। वहां की जेनजी मतलब आजकल के युवा वो फेसबुक पेजों से जुड़े थे, जैसे नेक्स्ट जनरेशन नेपाल नाम का पेज था, और वो सड़कों पर उतर आए। उनका गुस्सा था भ्रष्टाचार को लेकर, और जो राजनीतिक एलीट है उनके बच्चों की जो संस्कृति है, जिसे नेपो बेबीज या नेपो किड्स कहा जा रहा था, ये शब्द खूब चला। और सरकार में जवाबदेही की कमी, इन सब चीजों पर गुस्सा था। और बात तब बिगड़ी जब सरकार ने उसे संभालने के बजाय हाँ वही, सरकार ने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब ऐसे करीब 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बैन कर दिए। बस उससे तो आग में घी डालने वाला काम हो गया। बिल्कुल। युवाओं का गुस्सा और भड़क गया, और फिर नतीजा हम सब ने देखा। हाँ, सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन हुए, काफी दुखद रहा वो। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, और सबसे दुख की बात, पुलिस फायरिंग में 19 मौतें भी हुई। बहुत दुखद। और आखिर में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। हाँ। और देखिए, नेपाल की इन घटनाओं ने ना अचानक एक राजनीतिक खालीपन सा पैदा कर दिया। अस्थिरता आ गई। फिर काफी बातचीत हुई, राष्ट्रपति, प्रदर्शनकारी नेता, सेना प्रमुख, सबके बीच। और फिर तय हुआ कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की जी, जो 73 साल की हैं, उन्हें अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जाए। अच्छा। अब भारत के लिए इसके मायने क्या हैं, ये सोचना जरूरी है। हाँ बिल्कुल। देखिए, पड़ोस में अगर ऐसी स्थिरता होती है, और खासकर जब हम देख रहे हैं कि श्रीलंका, बांग्लादेश, वहां भी अपनी चुनौतियां हैं, तो ये चिंता की बात तो है। सही बात है। इससे हमारा व्यापार, हमारी सप्लाई चेन, उस पर असर पड़ सकता है। शरणार्थियों की समस्या वो भी बढ़ सकती है, बिल्कुल। और सीमा सुरक्षा पर दबाव, कूटनीतिक तनाव भी हो सकता है। तो भारत सरकार ने कुछ किया इस पर? हाँ, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS, उसमें इस पर समीक्षा हुई। प्रधानमंत्री ने भी जोर दिया कि नेपाल में स्थिरता बहुत जरूरी है। ठीक है। अब जरा भारत की तरफ देखें, यहाँ भी एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर बदलाव हुआ है। हाँ, उपराष्ट्रपति चुनाव। जी, श्री CP राधाकृष्णन जी ने भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। उन्होंने बी सुदर्शन रेड्डी को हराया था। हाँ, 152 वोटों से। और उपराष्ट्रपति का चुनाव आपको पता ही है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य मिलकर करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा, कुल 788 सदस्य, वोट पड़े 767 और वैध वोट 752 थे शायद। हाँ बिल्कुल। और संविधान में उपराष्ट्रपति का पद काफी अहम है। अनुच्छेद 63, 64, 65 वो राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। सही। और इसी हफ्ते एक और बात पर ध्यान गया जो इतिहास से जुड़ी है लेकिन आज भी प्रासंगिक है, आत्मसम्मान आंदोलन। हाँ, पेरियार का आंदोलन। जी, 1925 में तमिलनाडु में EV रामास्वामी, जिन्हें पेरियार कहा जाता है, उन्होंने शुरू किया था, और अब अगले साल 2025 में इसे 100 साल पूरे हो जाएंगे। 100 साल, काफी लंबा समय। हाँ, और इस आंदोलन का मकसद क्या था? जाति के आधार पर जो ऊंच नीच थी, ब्राह्मणवादी सोच का जो दबदबा था, उसका विरोध करना, तर्कवाद को मतलब रैशनल थिंकिंग को बढ़ावा देना, समानता और मानवाधिकार की बात करना। और इसकी कुछ खास बातें भी थीं, जैसे वो आत्मसम्मान विवाह। बिल्कुल, बिना किसी पंडित या धार्मिक रस्मों की शादी, उसे बाद में कानूनी मान्यता भी मिल गई थी।
और देवदासी प्रथा का विरोध, विधवा पुनर्विवाह पर जो रोक थी उसका विरोध, लैंगिक समानता, ये सब मुद्दे उठाए उन्होंने। इसने तमिलनाडु की राजनीति पर बहुत गहरा असर डाला। हाँ, हाशिए पर जो समूह थे उनमें आत्मसम्मान जगाया, राजनीतिक चेतना जगाई, और जो द्रविड़ राजनीति है, वहाँ का वेलफेयर स्टेट मॉडल है, उसकी वैचारिक नींव रखी इसने। यहाँ ना दो बातें ध्यान देने वाली हैं। एक तरफ उपराष्ट्रपति चुनाव, जो हमारी संवैधानिक प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है, वो हुआ, और दूसरी तरफ ये 100 साल पुराने आंदोलन की बात, आत्मसम्मान आंदोलन के जो विचार हैं, सामाजिक न्याय, बराबरी, तर्कसंगत सोच, वो आज भी कितने प्रासंगिक हैं। सही। आज की जो सामाजिक राजनीतिक बहसें हैं, उनमें भी ये गूंजते हैं। ये दिखाता है कि इतिहास के आंदोलन कैसे आज भी हमें रास्ता दिखा सकते हैं, या कम से कम सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए अब जरा पर्यावरण और विकास से जुड़ी कुछ चुनौतियों पर आते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO उसने अपनी सालाना रिपोर्ट जारी की है, एयर क्वालिटी एंड क्लाइमेट बुलेटिन। अच्छा, क्या कहती है रिपोर्ट? साफ तौर पर कह रही है कि वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन ये दोनों आपस में बहुत गहरे जुड़े हुए हैं, और खास तौर पर उत्तर भारत में जो सर्दियों में कोहरा छाता है। हाँ, वो तो हर साल की समस्या है। रिपोर्ट कह रही है कि ये स्थिति और बिगड़ सकती है। ओहो, कारण कई हैं। हवा में जो बहुत छोटे कण होते हैं, PM 2.5, जो गाड़ियों से, इंडस्ट्री से, पराली जलाने से निकलते हैं। जब हवा में नमी बढ़ती है तो ये कण उस नमी को पकड़ लेते हैं और कोहरा बन जाता है। अच्छा। फिर एक चीज होती है टेम्परेचर इन्वर्जन, मतलब ऊपर गर्म हवा की एक परत बन जाती है जो नीचे की ठंडी और प्रदूषित हवा को वहीं फंसा लेती है, एक ढक्कन की तरह। हाँ, ये सुना है। और फिर बढ़ते शहर, ईंट के भट्टे, खेती से निकलने वाली अमोनिया गैस, ये सब मिलकर इसे और बढ़ाते हैं। और नतीजा घना कोहरा, जिससे प्लेन, ट्रेन सब लेट, लोगों को सांस की गंभीर बीमारियां, और अब तो ये भी पता चल रहा है कि कोहरे के पानी में भी जहरीले केमिकल मिल रहे हैं। ये तो वाकई चिंता की बात है। और वैश्विक स्तर पर क्या ट्रेंड है PM 2.5 का? रिपोर्ट बताती है कि उत्तरी अमेरिका, यूरोप, पूर्वी एशिया में तो नियमों की वजह से इसमें कमी आई है, लेकिन दक्षिण एशिया में ये लगातार खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। और पर्यावरण से जुड़ी एक और बड़ी खबर पंजाब से। वहां इस साल दशकों की सबसे भयानक बाढ़ आई। हाँ, वो तो बहुत बुरा हाल था। करीब 1900 गांव पानी में डूब गए, 3.8 लाख लोग प्रभावित हुए, 11.7 लाख हेक्टेयर खेती की जमीन बर्बाद हो गई। और पाकिस्तान के पंजाब में भी तबाही हुई। हाँ, वहां भी। इसके पीछे कारण क्या थे? देखिए, एक तो हिमाचल और जम्मू कश्मीर में बारिश बहुत ज्यादा हुई। उससे रावी, ब्यास, सतलुज, घग्गर, ये सारी नदियां उफान पर आ गईं। और वो तटबंध? हाँ, नदियों के किनारे जो मिट्टी के कमजोर तटबंध होते हैं, धुस्सी बंध कहते हैं, वो कई जगह टूट गए। अच्छा। फिर जो बड़े बांध हैं, भाखड़ा, पौंग, थीन, उनसे पानी छोड़ने में तालमेल की कमी रही। अचानक ज्यादा पानी छोड़ दिया गया। कैसे रहे हैं? देखिए, कोहरा सिर्फ एक मौसमी घटना नहीं रह गया है। इसका सीधा असर हमारी सेहत पर है, हमारी अर्थव्यवस्था पर है। हाँ, यातायात ठप हो जाता है। बिल्कुल। और ये जलवायु परिवर्तन और लोकल प्रदूषण दोनों का मिला जुला नतीजा है। इसी तरह पंजाब की बाढ़ ये दिखाती है कि कैसे प्राकृतिक आपदा जैसे भारी बारिश वो इंसानी गलतियों से और विनाशकारी बन जाती है। जैसे बांधों का मैनेजमेंट ठीक ना होना। हाँ, बांध मैनेजमेंट, बिना सोचे समझे शहरीकरण, अवैध खनन, ये सब। अब ऐसा नहीं है कि हमारे पास सिस्टम नहीं है। NDMA की गाइडलाइंस हैं, बाढ़ की भविष्यवाणी के सिस्टम हैं, लेकिन जमीन पर उनका कितना असरदार इस्तेमाल हो पा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। तालमेल की कमी दिखती है कई बार। पर्यावरण से जुड़ा एक और फैसला इस हफ्ते चर्चा में आया, वो खनिज खोजने के लिए ड्रिलिंग के नियमों में ढील वाला। हाँ, वन सलाहकार समिति FAC ने कुछ छूट बढ़ाई है। ये क्या मामला है, थोड़ा समझाएंगे? देखिए, हमारे जो जरूरी खनिज हैं वो अक्सर वन क्षेत्रों में मिलते हैं। अब उन्हें खोजने के लिए शुरुआती जांच करनी पड़ती है, जिसमें ड्रिलिंग यानी बोरहोल करने पड़ते हैं। पहले क्या नियम था? पहले प्रति 10 वर्ग किलोमीटर में करीब 25 छोटे बोरहोल की इजाजत थी। अब इसे बढ़ाकर 60 से 80 तक कर दिया गया है। और इसे वन गतिविधि मान लिया गया है? हाँ, इसे एक तरह से रूटीन वन गतिविधि माना गया है। और इसके लिए जो वन संरक्षण कानून 1980 और उसका जो 2023 का संशोधन है, उसकी पूरी सख्त मंजूरी प्रक्रिया से कुछ हद तक छूट दी गई है। लेकिन चिंताएं भी तो होंगी इसकी। बिल्कुल है। वन्य जीवों पर क्या असर पड़ेगा, पानी दूषित हो सकता है, और जो वन अधिकार कानून 2006 है, जो आदिवासियों को अधिकार देता है, उसका उल्लंघन न हो, ये भी एक चिंता है। लेकिन इसी हफ्ते एक सकारात्मक कदम भी तो उठाया गया है खनिजों को लेकर, वो रिसाइकलिंग वाली योजना। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने करीब 1500 करोड़ रुपए की एक प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। किस लिए है ये योजना? इसका मकसद है कि जो हमारा ई कचरा है, पुरानी लिथियम आयन बैटरी का स्क्रैप है, गाड़ियों के कैटालिटिक कन्वर्टर्स हैं, उनसे ज़रूरी खनिज जैसे लिथियम, कोबाल्ट, निकल, रेयर अर्थ एलिमेंट्स REE, इनको निकालने यानी रिसाइकल करने की घरेलू क्षमता विकसित करना। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। एक तो हमारे यहाँ ई कचरा बढ़ता जा रहा है, दूसरे हम इन खनिजों के लिए आयात पर, खासकर चीन पर बहुत निर्भर हैं। और सरकार का जो राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन NCMM है, उसके लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भी ये जरूरी है। तो अगर हम इन दोनों फैसलों को साथ देखें, एक तरफ ड्रिलिंग में छूट, दूसरी तरफ रिसाइकलिंग पर जोर, तो क्या तस्वीर बनती है? देखिए, ये दिखाता है कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना कितना मुश्किल काम है। एक तरफ देश को खनिजों की सुरक्षा चाहिए, व्यापार सुगमता चाहिए, दूसरी तरफ जंगल बचाने हैं। हाँ, जंगल बचाने हैं, स्थानीय समुदायों के अधिकारों की रक्षा करनी है। ये एक बहुत महीन संतुलन है। वहीं जो रिसाइकलिंग योजना है, वो निश्चित रूप से एक स्वागत योग्य कदम है। ये सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देगी। मतलब चीजों को बार बार इस्तेमाल करना। बिल्कुल, इससे हमारे संसाधन बचेंगे, हमारी भू-राजनैतिक निर्भरता कम होगी। लेकिन हाँ, इसके लिए सही तकनीक और मजबूत नियम बनाने की चुनौती रहेगी। सही है। अब आते हैं टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स की तरफ। AI और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी बौद्धिक संपदा का मुद्दा गरमाया हुआ है। हाँ, वो लेखकों वाला केस एप्पल के खिलाफ। जी, कुछ लेखकों ने एप्पल पर मुकदमा किया है कि उनकी किताबें बिना पूछे AI को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल की गईं। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या सवाल? सवाल ये है कि AI को सिखाने के लिए जो डेटा इस्तेमाल होता है, क्या उसके लिए सहमति लेना जरूरी है? और अगर AI खुद कुछ बनाता है, कोई कहानी, कोई धुन या कोई आविष्कार, तो उसका मालिक कौन होगा? क्या AI खुद लेखक या आविष्कारक हो सकता है? यही तो सवाल है। भारत का जो कॉपीराइट एक्ट 1957 है, वो तो इंसानी लेखक को ही मान्यता देता है। लेकिन दुनिया में अलग-अलग बातें हो रही हैं। हाँ, एक संसदीय समिति ने सुझाव दिया है कि AI आधारित आविष्कारों के लिए अलग कैटेगरी बनाई जाए। उधर दक्षिण अफ्रीका ने तो DABUS नाम के एक AI टूल को आविष्कारक मानते हुए पेटेंट भी दे दिया। UK, न्यूजीलैंड में कंप्यूटर जनित कामों के लिए कॉपीराइट की अनुमति है। तो मतलब दुनिया भर में इस पर बहस चल रही है। और AI का एक और बड़ा ही अनोखा इस्तेमाल दिखा अल्बानिया में। हाँ, वो AI मंत्री डियाला नाम का बॉट। जी, दुनिया का पहला AI मंत्री। उसका काम क्या होगा? उसका काम होगा सरकार के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए पब्लिक टेंडर निकालना और अवार्ड करना। और मकसद? मकसद बताया जा रहा है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार कम होगा और सरकारी कामकाज में एफिशिएंसी आएगी। कितना दिलचस्प है ये। हाँ, दिलचस्प तो है। देखिए, AI और कॉपीराइट वाला जो मुद्दा है, वो ये दिखाता है कि हमें इनोवेशन और जो क्रिएटर्स हैं, उनके अधिकारों के बीच एक संतुलन बनाना होगा। कानूनों को नई तकनीक के हिसाब से ढालना पड़ेगा। और ये AI मंत्री? अल्बानिया का AI मंत्री वाला प्रयोग जो है, वो एक तरफ तो दिखाता है कि गवर्नेंस में AI की कितनी संभावनाएं हैं, काम तेजी से हो सकता है, शायद बिना इंसानी पक्षपात के। लेकिन इसके खतरे भी तो होंगे। बिल्कुल हैं। क्या AI में कोई छिपा हुआ बायस हो सकता है? अगर AI कोई गलती कर दे तो जवाबदेह कौन होगा? पारदर्शिता का क्या? क्या ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिहाज से ठीक है? ये सब बड़े सवाल हैं। ये प्रयोग सफल होता है या नहीं, ये देखना होगा। अब भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छी खबर, अंतरिक्ष क्षेत्र से। हाँ, स्पेस इकोनॉमी। एक ताज़ा रिपोर्ट आई है CII KPMG की। उनका अनुमान है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, जो 2022 में करीब 8.4 अरब डॉलर की थी, वो 2033 तक 44 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा उछाल है। हाँ, और दुनिया के स्पेस मार्केट में हमारी हिस्सेदारी भी 2% से बढ़कर 8% तक हो सकती है। अच्छा, तो अब फोकस किस पर है? अब जोर सिर्फ रॉकेट लॉन्च करने पर नहीं है, बल्कि सैटेलाइट से जो सेवाएं मिलती हैं, जैसे पृथ्वी की निगरानी करना, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, नेविगेशन, इनसे पैसा कमाने पर है। और प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल है? वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। करीब 200 नए स्टार्टअप्स इस फील्ड में आ गए। सरकार ने भी मदद के लिए इनस्पेस और NSIL जैसी संस्थाएं बनाई हैं। और इसी कड़ी में एक और खबर है। इसरो ने अपना जो छोटा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, SSLV, हाँ, SLV, उसकी टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL को ट्रांसफर करने का समझौता किया है। अच्छा, SSLV की क्या खासियत है? ये छोटे सैटेलाइट मतलब 500 किलो तक के पेलोड को कम खर्चे में और जल्दी से पृथ्वी की निचली कक्षा लियो में भेज सकता है।
तो इससे छोटे सैटेलाइट लॉन्च मार्केट में भारत की पकड़ मजबूत होगी। ये तो अच्छी बात है, लेकिन एक चिंता वाली खबर भी है अर्थव्यवस्था के लिए। हाँ, वो चीन वाली। हाँ, वो रेयर अर्थ मैग्नेट्स REMs वाले। चीन ने उनके निर्यात पर रोक लगा दी है। और ये REMs क्या है? ये बहुत शक्तिशाली चुंबक होते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मोटर में, विंड टर्बाइन में और बहुत सारे हाईटेक गैजेट्स में इनका इस्तेमाल होता है। और भारत पे इसका क्या असर पड़ेगा? असर काफी पड़ सकता है। हम अपनी जरूरत के लिए, खासकर EV मोटर्स के लिए काफी हद तक चीन पर निर्भर हैं। हमारे यहाँ इनका ज्यादा उत्पादन नहीं होता। मतलब हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, खासकर EV सेक्टर। हाँ, उस पर बुरा असर पड़ सकता है। PLI स्कीम पर भी असर पड़ सकता है। ना हमारे पास इनकी ज्यादा माइनिंग है, ना प्रोसेसिंग। चीन का दबदबा है करीब 70% माइनिंग और 90% प्रोडक्शन पर। तो नई सप्लाई चेन बनाना भी मुश्किल होगा। हाँ, उसमें समय भी लगेगा और पैसा भी। तो ये स्थिति ना एक जरूरी सवाल उठाती है। एक तरफ हमारी स्पेस इकोनॉमी बढ़ रही है, जो बहुत अच्छी बात है, आर्थिक और रणनीतिक दोनों नजरिए से। प्राइवेट सेक्टर आ रहा है, लेकिन उन्हें पूंजी चाहिए, नियम आसान चाहिए, स्किल्ड लोग चाहिए। SSLV का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इसी दिशा में कदम है निजीकरण की तरफ। और दूसरी तरफ ये रेम वाला प्रतिबंध हमें दिखाता है कि ग्लोबल सप्लाई चेन कितनी नाजुक हो सकती हैं और किसी एक देश पर इतनी ज्यादा निर्भरता कितनी जोखिम भरी है। तो रास्ता क्या है? आत्मनिर्भरता। हाँ, आत्मनिर्भरता और विविधीकरण, मतलब सप्लाई के नए स्रोत ढूंढना। भारत कोशिश कर रहा है, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन है, सरकारी कंपनी IRL भी काम कर रही है, लेकिन ये चुनौती वाकई बहुत बड़ी है। बिल्कुल। आखिर में रक्षा और सुरक्षा से जुड़ी कुछ बातों पर नजर डाल लेते हैं। रक्षा मंत्रालय ने TPCR 2025 जारी किया है। टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव कैपेबिलिटी रोडमैप। जी, ये अगले 15 सालों में हमारी सेनाओं के आधुनिकीकरण का एक तरह से विजन डॉक्यूमेंट है। क्या है मुख्य बातें इसमें? इसमें एक तो परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को और मजबूत करने की बात है, मतलब सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। और दूसरा बड़ा फोकस है ड्रोन और ऑटोमेटिक सिस्टम्स पर। जैसे स्टेल्थ ड्रोन बनाना, जो दुश्मन की नजर में आए बिना 1500 किलोमीटर दूर तक जा सकें, 60,000 फीट की ऊंचाई तक। दुश्मन के ड्रोन को मार गिराने वाले काउंटर ड्रोन सिस्टम और AI से चलने वाले लॉइटरिंग म्यूनिशन, मतलब ऐसे हथियार जो हवा में मंडराते रहें और खुद लक्ष्य ढूंढकर हमला करें। भविष्य की युद्ध की तैयारी। हाँ, लगता तो यही है। और एक खबर अमेरिका से है जो थोड़ी अजीब लग सकती है। क्या? वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया है। रक्षा विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, DOD, उसका नाम बदलकर उसका पुराना नाम कर दिया है डिपार्टमेंट ऑफ वॉर। डिपार्टमेंट ऑफ वॉर, युद्ध विभाग। हाँ, अमेरिका में जब ये विभाग बना था 1789 में, तब यही नाम था। 1949 में इसे DOD किया गया था। तो ट्रंप ने ऐसा क्यों किया? तर्क क्या दिया? तर्क यही दिया जा रहा है कि इससे अमेरिका की एक ज्यादा मुखर पहचान बनेगी, मिलिट्री ताकत पर जोर दिखेगा। इसके क्या मायने हो सकते हैं? देखिए, अमेरिका में ही इसको लेकर ध्रुवीकरण है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे अमेरिकी सैन्यवाद की धारणा और मजबूत होगी। कूटनीति पर क्या असर पड़ेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। तो अगर हम इन दोनों को देखें, TPSCR 2025 और अमेरिका का ये नाम बदलना, हाँ, तो TPSCR 2025 तो साफ संकेत दे रहा है कि भारत भविष्य की लड़ाइयों के लिए तैयारी कर रहा है। असममित खतरे, ड्रोन युद्ध, और इसमें स्वदेशीकरण पर बहुत जोर है। आत्मनिर्भर भारत का असर। और अमेरिका वाला? अमेरिका में रक्षा विभाग का नाम बदलना ऊपरी तौर पर देखें तो शायद ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक कदम लगे, सिंबॉलिक, लेकिन ये दुनिया को एक संदेश भेज सकता है। कैसा संदेश? अमेरिकी विदेश नीति के इरादों के बारे में, सुरक्षा को लेकर उनकी सोच के बारे में। ये दिखाता है कि कैसे प्रतीक, नाम, ये सब भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मायने रखते हैं। तो इस सब का मतलब क्या है? मतलब ये कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, तकनीक, समाज, राजनीति, सुरक्षा, हर मोर्चे पर। बिल्कुल। तो ये थी सितंबर 2025 के दूसरे हफ्ते की कुछ खास घटनाओं पर हमारी आज की चर्चा। हाँ, हमने देखा कि कैसे नेपाल में नई पीढ़ी बदलाव के लिए आवाज उठा रही है, कैसे पर्यावरण की चुनौतियां जैसे कोहरा और बाढ़ बढ़ती जा रही हैं। तकनीक कैसे हमारी जिंदगी और शासन दोनों बदल रही हैं। AI का उदाहरण हमने देखा। हाँ, और कैसे वैश्विक राजनीति और सुरक्षा के समीकरण भी लगातार बदल रहे हैं। उम्मीद है इस बातचीत से हमारे श्रोताओं को इन घटनाओं के अलग अलग पहलुओं को समझने में थोड़ी मदद मिली होगी। हाँ, बिल्कुल। और देखिए, इस हफ्ते की ये जो अलग अलग घटनाएं हैं, चाहे वो नेपाल के युवाओं का गुस्सा हो, या उत्तर भारत का कोहरा, या अल्बानिया के AI मंत्री, या फिर रक्षा रणनीतियों का बदलना, ये सब मिलकर ना एक बड़ा सवाल हमारे सामने रखती हैं। क्या सवाल? सवाल ये कि जानकारी के इस विशाल समंदर में हम सही मतलब कैसे निकालें, कैसे समझें कि क्या जरूरी है, क्या नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण
कि ये जो तेजी से बदलती तकनीक है, सरकार चलाने के तरीके हैं और समाज की जो उम्मीदें हैं, इनके बीच सही तालमेल, सही संतुलन कैसे बैठाया जाए। ये वाकई एक बड़ा सवाल है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिसमें मुझे लगता है हम सभी को आने वाले समय में सोचते रहना होगा। और इसी विचार के साथ शायद आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जी बिल्कुल, अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और अहम मुद्दों के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।